चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव के धनाजी नाना महाविद्यालय फैजपुर के यमे प्रथम वर्ष में श्री विमर्श ये पर्चा है और इसे प्रस्तुत कर रही हूं मैं डॉक्टर कल्पना पाटिल। इस पर्चे के अंतर्गत हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री कात्यायनी, इनकी रचना है। उनका काव्य संग्रह है सात भाइयों के बीच चंपा। इनमें से कुछ कविताएं अभ्यासक्रम में है। कात्यायनी हिंदी जगत में जाना माना नाम है काव्य के क्षेत्र में। और काव्य से ज्यादा नारी विमर्श यह कात्यायनी की कविताओं का मूल है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में 9 मई 1959 को कात्यायनी का जन्म हुआ। कुछ दिनों तक कात्यायनी ने पत्रकारिता भी की और वह स्वतंत्र लेखन करती रही। कात्यायनी की कविता प्रमुखतः नारी विमर्श की कविता है। नारी विषय के विविध आयाम उनके कविता संग्रहों में हमें अध्ययन में मिलते हैं। कात्यायनी ने सात भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय, जादू नहीं कविता, ये 3 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह लिखे। बाद में उन्होंने अपने लेखों का संकलन दुर्ग द्वार पर दस्तक, इस नाम से उनका लेखों का संकलन प्रचलित है। कात्यायनी की प्रस्तुत कविता जो है सात भाइयों के बीच चंपा, कात्यायनी कहती है कविता में 7 भाइयों के बीच एक बहन चंपा कैसे रहती है और चंपा का जीवन कैसा है, ये दोस्तों इस प्रस्तुत कविता में चित्रित है। कविता का पहला एक पद सुनो। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लोटती, सपनों में काली छाया से डोलती, 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। चंपा कितने भाइयों की बहन है दोस्तों? तो चंपा 7 भाइयों की बहन है और 7 भाइयों के बीच ये बहन सयानी हुई। बांस की टहनी सी लचक वाली, बांस की टहनी जितनी आप नीचे करने की कोशिश करो उतनी वह होती है।
कोई उसे नीचे की तरफ झुकाना जानता है। तो वैसे बांस की टहनी सी चंपा लचक वाली थी, क्योंकि हर कोई उसे झुकाना जानता है। बाप की छाती पर सांप सी लौटती यह चंपा अपने पिता के छाती पर जैसे कोई सर्प बैठा है, ऐसी उनको लगती है, क्योंकि बेटी के जन्म पर उसके अभिभावक माँ बाप तभी से उसकी शादी दहेज को जुटाने में लगते हैं, तभी से उनको चिंता सताती है उसकी, और इसीलिए वह बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में भी काली छाया सी डोलती। पिता को सपने में भी बेटी काली छाया जैसी नजर आती है। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। दोस्तों, यहाँ विचार करने वाली बात है कि भाई 7 है और बहन 1 है, लेकिन परिवारों में बेटा पैदा हुआ तो उसके साथ अलग व्यवहार होता है और लड़की के साथ अलग व्यवहार होता है। और यही कवि चित्रित करते हैं कि 7 3-4 भाई भी हुए तो उनका अच्छा परिवार में लाड प्यार से उनको पाला जाता है, उनकी हर इच्छा पूर्ण की जाती है। किंतु 7 भाइयों के बीच केवल एक ही बहन रही तो वह पिता के लिए परेशानी बनी रहती है। उसके जन्म से ही पिता उसके शादी के लिए दहेज का प्रबंध आरंभ कर देता है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होने लगती है तो पिता को उसकी शादी की चिंता सताती है। इसीलिए वह पिता की छाती पर मानो लौटने लगती है काली छाया से डोलती हुई। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक पिता को रातों की नींद नहीं आती। बेटी को कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसे कहाँ तक पढ़ना चाहिए, उसने किस लड़के से शादी करनी चाहिए, इन बातों के निर्णय पिता द्वारा ही लिए जाते हैं। बेटी की भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती, न ही कोई उसकी इच्छा की पूर्ति की जाती है। अगर वह मनपसंद शिक्षा प्राप्त करना चाहे, मनपसंद जीवन साथी चुनना चाहे, तो परिवार में उसका विरोध होने लगता है। ओखल में धान के साथ कूट दी गई। दोस्तों, आगे सुनो। ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई। जिस प्रकार ओखल में धान कूटा जाता है, उसी प्रकार उसके सपनों को कूट दिया जाता है। उसी तरह पुरुषों द्वारा स्त्री की संवेदनाओं को कूट दिया जाता है, या भूसे के समान कूड़े करकट पर उसे फेंका जाता है, उसकी संवेदनाओं को, उसके भावों को फेंका जाता है। सदियों से स्त्रियों के मन पर यह बात हमेशा के लिए परिवार द्वारा, समाज के लोगों द्वारा लादी गई कि उसके परिवार की इच्छा पूर्ति में ही
उसकी इच्छा पूर्ति है। झरबेरी के साथ, हाँ, झरबेरी का पौधा आपको पता है, कटीली झाड़ों के बीच चंपा अमर बेल बन सयानी हुई। फिर से घर आ धमकी, 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। उसके संवेदनाओं को कूटा जा रहा है, फेंका जा रहा है, लेकिन वर्तमान युग की स्त्री चुप नहीं बैठती, चुप बैठी नहीं है। वह कटीली झाड़ी जैसे पुरुष सत्ताक व्यवस्था के बीच अमर बेल बनकर फिर से उगी है। बार बार पुरुषों से अपने हक की मांग कर रही है। श्री त्रासदी का प्रतिनिधित्व करती इस कविता में कात्यायनी आगे कहती है कि वह 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। सदियों से श्री पितृसत्ताक समाज द्वारा लादे गए मर्यादा के बाने को ओढ़ अपने रिश्ते को निभा रही है। अब वह अपनी स्वतंत्र अस्मिता तलाशने की कोशिश कर रही है और इस बाने को उतारने की कोशिश करती है, किंतु ऐसा करने पर उसे पुरुषों द्वारा स्वार्थी, उल्टा, मर्यादाहीन आदि कहकर दुत्कारा जा रहा है। और ऐसे में उसके सपनों को छत से लटकाया दिया जाता है, उसकी भावनाओं को, संवेदनाओं को छत पर रखा जाता है और उसके साथ न्याय करने के बारे में कोई विचार नहीं करता। तालाब में, सुनो दोस्तों आगे, तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई। तालाब में जलकुंभी के जाले होते हैं, आपको पता है, कमल के नीचे के जाल जो होते हैं वो जलकुंभी के जाले जैसे जाल। तो कौन सा जाल है? जिस प्रकार वो बघेलिया पंछियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, वैसे समाज की व्यवस्था ने लड़की के इर्द गिर्द ऐसे जलकुंभी का जाल बिछा दिया गया है और उसके सपनों को, उसकी संवेदनाओं को, उसकी मानसिकता को, उसकी भावनाओं को उन जालों में दबा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह सबला चंपा वहां दबी हुई नहीं रहती, तो वहां एक नील कमल बनकर उग आती है। जहां उसे दबा दिया गया था वहां नील कमल उग आया। उसे पुरुषों द्वारा धुतकारा जाने पर उसकी संवेदनाओं को रूढ़ी परंपरा रूपी जालों के बीच दबाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान स्त्री चुप बैठने वाली अबला नारी नहीं है दोस्तों, वह उन जालों से ऊपर उठकर अपना हक मांग रही है। अपने जीवन का निर्णय खुद लेने की स्थिति आज स्त्रियों की हो गई है। आगे सुनो, जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर देवता पर चढ़ाई गई, जलाई गई। प्राचीन काल से पुरुषों द्वारा नारी को त्याग की देवी,
पूजनीय, सती, पतिव्रता की संज्ञा दी गई ताकि इस आधार पर वह उसका मौलिक व्यक्तित्व दबा सके। वैज्ञानिक बोध और आधुनिक बोध द्वारा नारी के जीवन दृष्टि में काफी परिवर्तन आ रहा है और आर्थिक स्वतंत्रता के दरवाजे उसने अपने लिए खुले किए हैं, खुल गए हैं। अपने जीवन के निर्णय खुद लेने की स्थिति में वह पहुंच गई है। देवता पर चढ़ाई गई, जलाई गई, उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। रात को बारिश हुई जमड़कर। उस बच्ची के पूरे भावनाओं को कुचला जाने के बाद, उसे जलाने के बाद, वो जली हुई राख जो है वो पूरे गांव में बिछा दी गई। लेकिन उसे कहीं भी बिछाओ, जहां भी वो जाएगी वहां आबाद करेगी, वहां भी एक नया नंदन वन बनाएगी। चारों ओर गुल बिखेरने का काम वह करती है। इसीलिए रात को उसकी बिखरी हुई राख भी जब सुबह देखा तो क्या देखा, कवयित्री कहती है, अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती पाई गई। पुरुषों द्वारा उसके सवालों को बार बार दबाया जा रहा है और इतनी यातना, इतनी समस्या, इतना संघर्ष सहने के बाद भी श्री नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय है। कोई भय नहीं उसे, कोई डर नहीं है, निसंग है, किसी की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपना निर्णय ले सकती है। निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती पाई गई। श्री का मुस्कुराना उसकी सजगता और चेतना का प्रतीक है। दोस्तों, इससे यह प्रतीत होता है कि स्त्रियां सामाजिक, राजनैतिक स्तर पर या कौटुंबिक स्तर पर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है। निडर होकर पुरुष सत्ताक व्यवस्था का विरोध करते हुए अपने होने का एहसास कर रही है। कात्यायनी ने इस कविता में हमें नारी जीवन को विभिन्न समस्या यातनाओं के बीच भी मुस्कुराता दिखाने की कोशिश की हुई है। प्रस्तुत कविता का भाव एवं विचार सौंदर्य सुनो दोस्तों। प्रस्तुत कविता में श्री जीवन की अभिव्यक्ति को चित्रित किया है। कात्यायनी की नारीवाद के रूप में यह पहली रचना है। हर रूप में नारी का शोषण होता है, चाहे वो मां हो, पत्नी हो, बेटी हो। श्री को कात्यायनी ने प्रतीक के रूप में यहां चित्रित किया है कि वह चंपा है, क्योंकि चंपा सुगंध देने का काम करता है। वह अमर बेल है। अमर बेल को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और ऐसे प्रतीकों के रूप में चित्रित किया कि जहां भी जाएगी वो अपनी सुगंध बिखेरेगी, जहां भी जाएगी वह अमर है।
7 भाइयों के बीच एक बहन परेशान है। ये कविता का प्रमुख विचार है। भाई 7 है, लेकिन परेशान कौन है? भाई नहीं, परेशान एक बहन ही है। उसकी जिंदगी की अवस्था क्या है कि पिता की छाती पर सांप सी लौटती है। उसके सपनों को, संवेदनाओं को कैसे फेंका जा रहा है? सपनों में काली छाया सी डोलती है। उसके सपनों को ओखल में धान के साथ कूटा जाता है, भूसी के समान कूड़े पर फेंका जाता है, और पुरुषों द्वारा श्री संवेदना को कूट दिया जाना, ये कविता का प्रमुख भाव है। लेकिन उसकी संवेदनाओं को कूटने के बाद भी वह निर्भया है, निडर है। वह कटीले झाड़ों के बीच अमरवेल बनके उग आती है। कविता में कवयत्री ने श्री अस्मिता की तलाश की है। श्री संवेदना को परंपरागत काल से रूढ़ी के नाम पर, परंपरा के नाम पर जालों में दबाने की कोशिश होती है। परंपरा से लड़की को आज भी परिवार वाले खेलने के लिए बच्ची को अलग खिलौने, बच्चे को अलग खिलौने हैं दोस्तों। बच्चे को बैट बॉल और बच्ची के लिए खेलने के घर के बर्तन। ये प्राचीन परंपरा से उस जालों में दबाकर रखने की हम कोशिश करते हैं। यही कवयत्री चित्रित करती है। वर्तमान स्त्री चुप बैठने वाली अबला नारी नहीं है। अब वह हर जगह अपना कदम जमाए हुए बैठी है। इसीलिए वह अब अबला नहीं है। अपने हक का विचार करती है, अपने हक के लिए जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। जालों से ऊपर उठकर अपना हक मांगना, यह उसकी चेतनता का प्रमुख मुद्दा है। आज नारी जीवन का निर्णय खुद लेने की उसकी स्थिति है। ये भी कवयत्री बताना चाहती है। सदियों से स्त्री चुप थी, लेकिन सदियों से चुप स्त्री आज समाज के सामने, पुरुष सत्ता के सामने सवाल करती है। यातनाओं के बाद स्त्री का नागफनी के बीहड़ के बीच निर्भय निस्सीम मुस्कुराना, ये बहुत प्रेरणास्पद है। नए उमंगों की एक ज्योत जगाने जैसा है। स्त्री का मुस्कुराना उसकी सजगता, चेतना का प्रतीक है। कविता में स्त्री के अस्तित्व की परख हुई है। कविता का संक्षिप्त अवलोकन दोस्तों इस प्रकार है। 7 भाइयों की बहन चंपा सयानी हुई। यह सयानी शब्द पर कवि विशेष जोर देते हैं, कवयत्री विशेष जोर देती है। सयानी होने के बाद चंपा ओखल में धान के साथ कूट दी गई। भूसी के साथ कूड़े पर फेंकने के बाद चंपा अमर बनकर उगी। उसे कहीं भी फेंको, कूड़े पर फेंको या
किसी खेत खलिहानों में फेंको, वहां भी वह अमर होगी। चंपा को तालाब में जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर फिर उसका घर आना, ये प्रेरणास्पद है। लड़की को, उसके भावनाओं को कितना भी दबा दो, लेकिन वह उससे ऊपर उठती है। मुरझाने पर फूल को मसल कर फेंक दिया जाता है, जलाया जाता है, ये जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन ये बात हुई फूल की, लेकिन लड़की जीवन की अवस्था ऐसी है कि जैसे फूल मुरझा गया कि उसे फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, वैसे वह लड़की की भावनाओं को फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। लेकिन इन सब समस्याओं का, संघर्षों का, त्रासदियों का, कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करने के बाद भी दोस्तों, नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती पाई गई। यही उसकी जिंदगी की सच्चाई है कि वह वहां भी मुस्कुराती हुई आई हुई नए समस्या से जूझकर डटकर उसका मुकाबला करती है। इस प्रकार दोस्तों, 7 भाइयों के बीच चंपा, यह कविता श्री विमर्श को अभिव्यक्त करने वाली कविता है। इस कविता में चंपा के माध्यम से श्री के अस्तित्व की परख की गई है। कात्यायनी ने हर वेश में श्री के जीर्ण अस्तित्व को रेखांकित किया, और यहाँ नारी फूल रूप में भी आई तो उसका अस्तित्व कुम्हलाने के उपरांत त्याज्य हो जाता है। उस वजूद की कोई महिला ही नहीं, सिर्फ बाकी है तो घृणा, द्वेष और लांछन। कवयित्री ने इस कविता में श्री अस्मिता एवं श्री नियति के प्रश्नों को न केवल उठाया है, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने का भरसक प्रयास प्रस्तुत कविता के माध्यम से किया है। दोस्तों, अगले व्याख्यान में हम कात्यायनी की जो दूसरी कविता है, इसी काव्य संग्रह की, वह रचती है जीवन, और इस कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद होतं पण मी घेतलाच नाही।